सत्य हमेशा साथ रहता है। और बालाजी महाराज जो कि हमारे गोपालपुरा की रक्षा करने के लिए मुकुट के रूप में यहाँ विराजमान है एक तरफ से, वो बालाजी महाराज मेरे साथ थे। श्री कृष्ण की शक्ति मेरे साथ थी और मैंने पूरे जोर शोर के साथ में अपनी बात को उठाया। उन्होंने चाहे 1000 ऑब्जेक्शन किए होंगे, लेकिन हमने उन सब ऑब्जेक्शंस का जवाब दिया। माकूल तरीके से कानून सम्मत आवाज में हमने पूरा जवाब दिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस नए वीडियो में। हमारी सभ्यता इस प्रकृति से जुड़ी हुई है। अगर ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये तालाब ये ही नहीं रहेंगे तो हमारी सभ्यता भी नहीं रहेगी और शायद एक दिन हम भी नहीं रहेंगे। तो हमें इन सभी को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त मैं गोपालपुरा सरपंच सविता जी राठी के साथ हूँ, जिनके साथ आज हम एक मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। आज से कुछ समय पहले ताल छापर अभ्यारण्य में, जिसके आसपास 10 किलोमीटर में इको जोन माना जाता है, जहां पर माइनिंग और क्रेशर इन सभी को अलाउ नहीं है, वो वहां पर माइनिंग नहीं कर सकते हैं। इसी को लेकर ताल छापर अभ्यारण्य छापर में एक जन सुनवाई रखी गई थी। उस जन सुनवाई को लेकर पब्लिक में बहुत सारी बातें उठ रही है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और वहां पर एक विवाद भी हुआ था। तो उसी बात को लेकर हम आज बात करेंगे गोपालपुरा सरपंच सविता जी राठी से और उनसे जानेंगे इस विवाद के बारे में। मैडम, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल में। थैंक यू मैम, सबसे पहले तो आप मुझे इको जोन के बारे में बताइए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितनी भी सेंचुरीज हैं जी, अभ्यारण्य हैं, उन सभी के लिए उन्होंने वस्तुतः एक समान सिद्धांत के हिसाब से सभी सेंचुरीज में ये तय कर दिया कि 10 किलोमीटर तक की इको जोन सेंचुरी के आसपास होनी चाहिए, ताकि जो अभ्यारण्य में वन्य जीव जंतु हैं उनका जीवन यापन तरीके से हो सके। हम इंसान जिन्होंने प्रकृति का बहुत दोहन किया है, हम इंसान जो सिर्फ स्वयं रहना चाहते हैं, वन्य जो जनजीवन है उसके लिए हमारी सोच अलग हो चुकी है। उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था की कि 10 किलोमीटर डिफ़ॉल्टर 10 किलोमीटर जोन होना चाहिए। और इस जोन को इन्होंने ये राज्य सरकारों पे छोड़ा कि इस जोन में लचीलापन है, आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और फिर इसका एक मापदंड देकर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से एक गजट नोटिफिकेशन जारी होता है और फिर इसकी आपत्तियां और जो भी सुझाव लेकर फिर इसे तय कर दिया जाता है। कुछ दिनों पहले ताल छापर अभ्यारण्य में एक जन सुनवाई रखी गई थी। माना जा रहा है कि वहां पर एक बड़ा विवाद भी हुआ था। लोगों के मन में, पब्लिक के मन में इस विवाद को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। क्या बताना चाहेंगी, आखिर ये विवाद क्या था? हाँ बिल्कुल, ताल छापर अभ्यारण्य जिसके लिए वस्तुतः पेपर्स में भी, और ये गंगा सिंह जी की टाइम में, महाराज शाह के टाइम में बना था ताल छापर अभ्यारण्य। गोपालपुरा पहाड़ियों की तलहटी के समतल भाग में स्थित ताल छापर अभ्यारण्य, सरकारी कागजों में भी यही बात आती है। और यह ताल छापर में पानी जो पहुंचता है इन पहाड़ियों के द्वारा, इन वन जो जनजीवन है उनके लिए पानी पहुंचता है, क्योंकि पुराने समय में पानी की व्यवस्था जो हमारे टेक्निकल उस समय के लोगों ने की थी, वैसी व्यवस्था आज तो होनी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये नेचर के समीप थी और नेचर के द्वारा जहाँ जहाँ व्यवस्था की गई उसी को इंसानों ने सही तरीके से करके अपने पानी को उन्होंने, और न केवल स्वयं का बल्कि वन के जो जीव हैं उनके लिए भी उन्होंने इसको तय किया। लेकिन आज हमारा दोहन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ये जो ताल छापर अभ्यारण्य में जन सुनवाई की गई थी, इस जन सुनवाई में इसी इको जोन को लेकर जो आपत्ति और गजट नोटिफिकेशन 14 सितंबर 2021 को जारी किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि राज्य सरकार द्वारा भेजा गया था और उसको पब्लिक के लिए जन सुनवाई के लिए इसको पब्लिश किया था। बड़ी आश्चर्य की बात है और बड़ी दुखद बात है कि ये गजट नोटिफिकेशन पब्लिक के लिए जारी हुआ, पर यहाँ के जिले के प्रशासन के लोगों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आप देखिए 14 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो कि 60 दिनों के भीतर जिसमें आपत्तियां ली जानी थी, यानी 14 नवंबर तक आपत्तियां ली जानी थी, उनमें हमको खुद को, मैं जो गोपालपुरा की सरपंच हूँ, मुझे भी दिवाली के आसपास 6 नवंबर की दिवाली थी, 5-6 की,
उसके आसपास हमें पता चला कि इस तरह का कोई नोटिफिकेशन है, और फिर हमने इसमें आपत्तियां जो है दर्ज की। कई लोगों के द्वारा आपत्तियां दर्ज करवाई गई, कई लोगों ने की। हमारी भी ग्राम सभा थी, और हमारी ग्राम सभा में कम से कम 500-600 लोगों ने सिग्नेचर करके अपनी आपत्ति दर्ज की कि हमें इस प्रकार का इको जोन जो हमारे गोपालपुरा में पहाड़ियों तक 10 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर रहना चाहिए, और इन सब की सुनवाई जन सुनवाई में होनी चाहिए थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मेरे पास नोटिस आया माननीय एसडीएम साहब के ऑफिस से, उसमें इनमें से किसी का नाम नहीं था जी। और ऐसे लोगों के नाम थे जो कि इनसे कोई प्रभावित नहीं होते, जो 10 किलोमीटर की जोन से प्रभावित नहीं होते। सुजानगढ़ नगर परिषद सभापति, आप देखिए कहीं सुजानगढ़ 10 किलोमीटर में प्रभावित नहीं होता है, बिदासर कहीं प्रभावित नहीं होता है, लोडसर प्रभावित नहीं होता, कोडासर प्रभावित नहीं होता। ऐसी तमाम जगह जहाँ पर खनन चल रहा है, उन खनन मालिकों को बुलाया गया जी, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया। तो ये कैसी जन सुनवाई जिसमें जन नहीं थे, जहाँ जन होने चाहिए थे। और इसी बात का वहाँ पर, क्योंकि मुझे जब एंट्री मिली तो मेरे लिए वहाँ जगह नहीं थी, वहाँ पहले से सारी जगह उन्होंने अपने लोगों से भर ली थी। हमें भी गेट के पास में एक जगह मिली, मैं खड़ी रही बहुत देर तक, फिर मुझे कोई कुर्सी मिली, किसी ने लाके दी, मैं गेट के पास ही बैठी रही। हमारी ऐसी हालत कर दी थी जैसे कोई हमारा कोई वजूद ही नहीं हो। और जो गोपालपुरा के लोग गए थे उन्हें भी बाहर ही रखा गया, उन्हें भी अंदर एंट्री नहीं दी गई। और इस जन सुनवाई में मात्र खनन मालिकों की सुनवाई हुई, मात्र क्रेशर के मालिकों की सुनवाई हुई। तो ये जन सुनवाई में कोई पारदर्शिता नहीं थी। इसी बात का वहाँ विवाद हुआ। जब मैंने बोलना चालू किया तो लोगों ने एक एक शब्द पर उठ के ऑब्जेक्शंस किए, लेकिन प्रशासन वहाँ मूक दर्शक की भांति बैठा रहा, वहाँ पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। और हमने ये सवाल उठाए कि जो अधिसूचना, प्रारूप अधिसूचना थी इस गजट नोटिफिकेशन की, इस प्रारूप अधिसूचना में एक कानून होता है जिसके तहत प्रारूप अधिसूचना निकलती है। तो इसी की भी एक कानून अधिसूचना थी जिसके अंदर स्पष्ट रूप से ये स्पष्टीकरण दिया हुआ था इस प्रारूप अधिसूचना से पहले, इस गजट नोटिफिकेशन में, जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि 60 दिन के भीतर जो आपत्तियां दर्ज होंगी या जो सुझाव होंगे उन्हें 60 दिनों के बाद में सुना जाएगा। ये क्लियर है। तो मैं प्रशासन से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब इस अधिसूचना का पालन करने के लिए प्रशासन है, ना कि ये जितने भी खनन मालिक हैं इनके दबाव में आकर इनको सुनना कानून है, ये कानून नहीं है। दूसरी बात, जो लोग यहाँ पर, जो क्षेत्र यहाँ से प्रभावित नहीं होते हैं, उन क्षेत्र के लोगों को सुनना जाना बिल्कुल कतई गलत है। हमने इसका घोर जो है हमने इसकी ऑब्जेक्शन किया, हमने इसकी बहुत ही पुरजोर तरीके से हमने अपनी आवाज़ उठाई। हालांकि मेरी आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी हमने अपनी आवाज़ को उठाया, क्योंकि सत्य की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता, सत्य अटल है। हमने सत्य को आज तक झूठ के सहारे हारते नहीं देखा है। जब मैंने बोलना चालू किया तो इन्होंने सबने ये कह दिया कि आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सब ने ये पारित कर दिया। वहाँ कौन सी आपकी जो है विधानसभा चल रही थी कि आपने पारित कर दिया? कौन सी आपकी जो है वहाँ पर कोई पंचायत की मीटिंग थी या नगर परिषद की मीटिंग थी या चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सभा में ही कोई बात पारित होती है, या चुनी हुई कोई कमेटी होती है उसमें ही कोई जन प्रस्ताव पारित किया जाता है? ये सिर्फ सुनवाई थी, इसमें पारित होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और ये सुनवाई पे ही प्रश्न उठ जाते हैं कि सुनवाई गलत मुद्दे पे की गई, जिसमें उन लोगों को मैं वापस नहीं दोहराना चाहूँगी। 2 बातों का हमने ऑब्जेक्शन उठाया। एक बात ये कि उस क्षेत्र के लोगों को बुलाया गया जो क्षेत्र यहाँ से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता इस इको जोन से, और दूसरा ऐसे लोगों को बुलाया गया जिन्होंने 60 दिन के भीतर कोई अपने सुझाव या अपनी आपत्ति दर्ज नहीं की। इसी बात का वहाँ विवाद हुआ। ये मैं बताऊँ गौरवी कि एक तरह से ये एक धर्म सभा थी। जैसे महाभारत काल में जिस प्रकार से कौरवों की एक सभा थी और उस सभा में
प्रताड़ना के लिए एक बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र किया गया था पांडवों के खिलाफ, जो कि कम संख्या में थे, जिनकी पत्नी को प्रताड़ित करने के लिए, ताकि उनकी जितनी भी स्थापिति है, उनकी जितने भी संविधान है, उनका पांडवों का जितना सिद्धांत है, उस सब को जड़ मूल के साथ में खत्म किया जा सके। ऐसा ही एक षड्यंत्र वहाँ था। मैं बताना चाहती हूँ, आपके इस चैनल के माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहती हूँ कि ये उसकी पुनरावृत्ति थी। आप देखिए किस प्रकार से पुनरावृत्ति थी। 100 कौरव थे यहाँ पर, 100 के करीबन सारे जितने खनन मालिक हैं वे थे, जितने क्रेशर मालिक हैं वे थे, उनकी 100 से ज़्यादा संख्या थी। दूसरा, उसमें उन्होंने एक अपनी तरफ से षड्यंत्र किया था। उन्होंने 3 बजे की मीटिंग में 2:30 बजे ही अपनी सारी सीटों को वहाँ पे स्थापित कर लिया, सारा हॉल अपना भर लिया, ताकि मेरे अकेली का प्रवेश हो, किसी और का प्रवेश नहीं हो, और फिर वो मुझ अकेली को प्रताड़ित कर सके और मेरी आवाज़ को चुप कर सके। जिस प्रकार से द्रौपदी को इन्होंने प्रताड़ना करने की कोशिश की थी, अपमानित करने की कोशिश की थी, वही कोशिश इन सभी खननकर्ताओं रूपी कौरवों की तरफ से थी। और उन्होंने मुझे प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए पूरी अपनी व्यवस्था चाक चौबंद करके अपनी जो अपना स्थापत्य है, अपनी सत्ता है, अपने सत्ता का जोर है, उसको कायम करने की वहाँ पूरी कोशिश की। लेकिन सत्य हमेशा साथ रहता है। और बालाजी महाराज, जो कि हमारे गोपालपुरा के रक्षा करने के लिए मुकुट के रूप में यहाँ विराजमान है एक तरफ से, वो बालाजी महाराज मेरे साथ थे। श्री कृष्ण की शक्ति मेरे साथ थी और मैंने पूरे जोर शोर के साथ में अपनी बात को उठाया। उन्होंने चाहे 1000 ऑब्जेक्शन किए होंगे, लेकिन हमने उन सब ऑब्जेक्शंस का जवाब दिया। माकूल तरीके से कानून सम्मत आवाज़ में हमने पूरा जवाब दिया। और आप देखिए कि इसी कारण से, इस सत्य की भाषा के कारण से ही उन्हें हमारा जवाब सुनना पड़ा। जिस प्रकार से धृतराष्ट्र भीष्म पिता कौरवों के पक्ष में होने के कारण चुप बैठे रहे, वैसे ही यहाँ पूरा प्रशासन इनके साथ बैठा रहा, इनकी हामी में हामी भरता हुआ नजर आया, बिल्कुल चुप रहा। उनके सामने एक पर्यावरणविद जो कार्यकर्ता है, उसे मारा पीटा भी गया, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं आई। मुझे खुद को धमकियां दी गई, मुझे खुद को जान से मारने के लोगों ने कहा और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, लेकिन प्रशासन के मुंह से कोई आवाज़ नहीं आई। इसलिए ये भी वैसी एक धर्म सभा थी जैसी महाभारत काल में हुई थी। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि ये चाहे 1000 सितम कर ले, लेकिन हम अपने गांव गोपालपुरा की गोचर, हमारे पहाड़, हमारा तालाब और इस तालाब के लिए जो हमारा जल स्रोत क्षेत्र है, उन सब को बचाने के लिए हम जान लड़ा देंगे। पूरा गोपालपुरा का बच्चा बच्चा भी इस तालाब की रक्षा के लिए, ये श्री बालाजी डूंगर बालाजी धाम की रक्षा के लिए तैयार खड़ा है। और स्वयं श्री डूंगर बालाजी महाराज हमारे साथ में अपना घोटा लिए खड़े। हमारे वीर बालाजी है और वीर बालाजी को अपना पर्चा देते हुए समय नहीं लगता। उन लोगों ने जितनी अपनी तरफ से, अपनी सत्ता के मद में चूर होकर अपनी तरफ से जो उन्होंने दिखाना था, अपनी तरफ से जितना उन्होंने बल दिखाना था, वो दिखाया। हमने तो एक ही अर्जी दी है बालाजी महाराज को कि इन्होंने 1000 बल दिखाए होंगे, तू अपना बल दिखा और इन सबको जवाब दे। जी मैडम, ये जो एक पर्यावरण कार्यकर्ता के साथ मारपीट भी हुई थी वहाँ पर, तो आखिर ये क्या मामला था? पर्यावरण कार्यकर्ता ने एसडीएम साहब से गुजारिश की कि मुझे भी बोलने दिया जाए जी। और चूंकि जन सुनवाई थी और वो स्वयं पर्यावरण कार्यकर्ता है, स्वतंत्र पत्रकार भी है, एसडीएम साहब को उसे यस करनी पड़ी। जी। हालांकि उन पर इतना दबाव था कि वो यस नहीं करते, लेकिन इस कारण यस, आम आदमी कोई बोलता है तो वो नहीं बोलने देते शायद, लेकिन इसे उन्हें यस करनी पड़ी। उसने इतनी सी बात कही थी कि आप जो लॉयन सेंचुरी, टाइगर सेंचुरी की बात करते हो, उससे पहले एक हमारे नेताजी ने टाइगर सेंचुरी की बात कर ली थी। उसने इतना ही कहा कि टाइगर जो है, शेर जो है, उसके 1 किलोमीटर पे भी विस्फोट होता है तो उसकी छाती नहीं धड़कती। ये तो हिरण है साहब, सीटी मात्र से घबरा जाता है, तो उसकी टाइगर सेंचुरी की, हिरण सेंचुरी की आप बात बराबर कैसे कह सकते हैं? सिर्फ इसी बात पे उन मुख्य जो नेताजी हैं
उनका वीडियो भी बाहर आया है। उन्होंने इशारा किया, लोगों को भड़काया, उकसाया प्रशासन के सामने, और लोगों ने उसको जान से मारने की पूरी कोशिश की, पूरा उसको धमकाया। वो तो उसने प्रशासन के पीछे छुप के अपनी जान बचाई, वरना हो सकता है उस दिन उसकी जान पे भी बनाती। मुझे स्वयं खूब धमकाया। जो हमारे यहीं पे क्रेशर चलाते हैं एक बंदे, उन्होंने धमकाया, उसका भी वीडियो मेरे पास है। लेकिन हमने उन धमकियों की आज तक परवाह नहीं की है। मैं ये मानती हूँ कि मेरी मौत आएगी, जिस दिन बालाजी महाराज बुलाएंगे उस दिन आएंगी। ऐसे लोगों के हौसले इतने नहीं है कि हमारे हाथ भी लगा सकें। लेकिन मैडम, कुछ लोगों का ये कहना है कि आप सेटलमेंट करना चाहती हैं, आप ये मुद्दा इसलिए उठा रही है ताकि आप अपना कुछ फ़ायदा कर सके। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, देखिए, दुनिया कुछ भी कह सकती है, लेकिन सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। 20 सालों से मैं इस जगह की जनप्रतिनिधि हूँ, और मेरी जाति के बलबूते पे नहीं हूँ। मेरे परिवार ठीक है, मेरे परिवार की पृष्ठभूमि बहुत गरिमामयी रही है, वो तो मेरे साथ चलती है। लेकिन मेरी जाति के वोट तो मात्र 50-60 वोट है, 5,500 वोट यहाँ पर है। और आज तक उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी सुरक्षा, उनका विश्वास मेरे साथ कायम है। और मैंने पूरी कोशिश की है, मैंने अपना जीवन के 20 साल इस गोपालपुरा की धरती को तिरोहित किए हैं, ताकि यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ का जन साधारण का जो जीवन है, वो कायम रह सके। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 80% हमारी जनता है वो बारिश की खेती पे निर्भर करती है। गरीब जनजीवन है जो अपना पशुधन रखता है और उसके सहारे से अपने जीवन का लालन पालन करता है। जी। ऐसे लोगों के लिए अगर ये प्रकृति जिंदा रही तो वो जिंदा रहेंगे, क्योंकि इस प्रकृति के सहारे वो जीते हैं। जी। उनके बच्चों का लालन पालन होता है। प्रकृति का दोहन अगर कुछ लोगों के हाथों हो गया तो जेबें तो वो भरेंगे, उनकी यारी अय्याशी होगी, पर इन लोगों के लिए तो जीवन जीना दूभर हो जाएगा। और इन्हीं के जीवन के लिए मैं लड़ रही हूँ। हाँ, लोग अपनी तरफ से कई बात कह सकते हैं। हमने कई बार इन पे टैक्स भी लगाया, वो पैसा हमने पंचायत से लिया है। कभी इनसे हमने डोनेशन भी लिया है, वो पैसा भी हमने पंचायत में लगाया। और एक एक पैसे का हिसाब है। जनता, मेरे गांव की जनता एक आवाज़ में 1000 आदमी खड़े हो जाते हैं, ये विश्वास का कायम है। अगर इन्हें ये लगेगा कि ये हमारा विश्वास तोड़ रही है, तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो कि एक साथ खड़ी हो जाए। इन लोगों की तरफ से हमेशा आरोप आते रहे हैं जो खनन करते हैं या क्रेशर के मालिक है, क्योंकि इनकी तरफ से हमें हमेशा लोभ लालच, अब तो इन्होंने देना बंद कर दिया। अपनी तरफ से इन्होंने बहुत कोशिशें की है, हम उन कोशिशों में आज तक नहीं आए। 2011 में गोचर के अंदर लीज नहीं हो सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। मैं उससे पहले भी सरपंच थी 2005 से 2010 तक, जिसमें मात्र हमें एक एनओसी देनी होती थी और यहाँ लीज हो सकती थी। लेकिन मैं ही नहीं, मेरी ग्राम पंचायत, जो मेरे से पहले ग्राम पंचायत थी, उनके पास भी लालच के अंबार इन्होंने बहुत खड़े किए। हमारी ग्राम पंचायत से कभी किसी लीज के लिए एनओसी नहीं हुई, और बल्कि यहाँ से हमेशा आपत्ति दर्ज करवाई गई है। और उसमें जिस समय ये लीज हुई थी 1996 के आसपास, वो तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा डायरेक्ट लीज अलॉट की गई थी, ग्राम सभा की आपत्ति के बावजूद भी। हम इसमें गौरवी हाई कोर्ट में भी गए हैं इस बात को लेकर। हाई कोर्ट ने भी सुनवाई करते हुए ये कहा कि ये माइनिंग डिपार्टमेंट तय करे कि ये लीज कानूनी या गैर कानूनी। हमने वो भी लड़ाई लड़ी है, और आज तक हमारी, मैं ही नहीं, मेरे से पूर्व की ग्राम पंचायतों ने भी इसमें लड़ाइयाँ लड़ी। इसलिए मेरी ग्राम पंचायत पे, गोपालपुरा गांव पे, सूरवास गांव पे कोई आक्षेप नहीं लगा सकता कि पैसा लेकर यहाँ लीजें चालू करवाई गई है। हालांकि उस दिन लोडसर सरपंच ने हजारों आदमियों के बीच में, सैकड़ों आदमियों के बीच में ये कहा कि आपने नोट गिने तब जो है गोचर के अंदर आपकी लीजें चालू हुई। मैंने उनको वही जवाब दिया कि हमारे पास पेपर्स पड़े, हमारे पास में तहसीलदार की, तत्कालीन तहसीलदार की रिपोर्ट पड़ी है, जिसमें उसने साफ कहा है कि ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के द्वारा ये आपत्ति आ चुकी है, बिना एनओसी के हम लीज अलॉट नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने जिला कलेक्टर को रिपोर्ट दी है, उसके बावजूद जिला कलेक्टर ने ये लीज अलॉट कर दी। हमारा पूरे पुरजोर से इसके लिए हमने विरोध किया है, और
समय समय पर हमारा विरोध हर जगह दर्ज होता रहा है और होता रहेगा। जी मैम, प्रकृति हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको बचाने के लिए कुछ लोग प्रयास करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो आज आपने भी आज गोपालपुरा के बूढ़िया बालाजी मंदिर में आज जोत आपने आज जलाई थी यहाँ पे, तो उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल। हमारे जो बूढ़िया बालाजी महाराज है, हजारों सालों पहले इनकी स्थापना स्वयं द्रोणाचार्य जी के हाथों से हुई थी। जी। आचार्य द्रोण की तपस्थली जो है, आप देखिए, ये हमारा तालाब भी आप देखिए, जी। ये तालाब, ये बूढ़िया बालाजी महाराज की अनुकंपा से हम हमेशा यहाँ पर हवन करते हैं, इनसे मन्नत मांगते हैं और बारिश पूरे जोर शोर से इंद्र देवता यहाँ बारिश करते हैं। और ये तालाब आप देखिए कि पूरा भरा पूरा तालाब है, जी, बिल्कुल। खुशहाली भरा तालाब है हमारा। हम इस तालाब की तरफ जो कुत्सित नजरें उठ रही है उन्हें हम देखने नहीं देंगे। और ये जो कहते हैं, आज बूढ़िया बालाजी महाराज में भी हमने जोत करी है और उनसे आवेदन किया, उनसे निवेदन किया, जी। उनसे प्रार्थना करी है हमने कि वे हमारे गांव की सुरक्षा करें। सिर्फ एकमात्र पहाड़ी गोपालपुरा में बची हुई है, मंदिर को बचाए, श्री बालाजी के धाम को बचाए, इस पहाड़ को बचाए, इस प्रकृति को बचाए, इस तालाब को बचाए और हमारा जो आम जनजीवन है उसको बचाए। इस बात की हमने आज उनसे भरपूर प्रार्थना की है। मैम, ये जो यहाँ पर माइनिंग होती है, क्रशर यहाँ पर स्थापित हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि इससे रोज़गार भी मिलता है। तो गांव के कितने लोगों को इस माइनिंग से और इन सभी से रोज़गार मिलता है? तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? खनन और क्रेशर, जी। अब तो यह मशीनें आ गई, जी। कहाँ हाथ के रोजगार की बात करते हैं। मेरे गांव का एक भी आदमी इनके यहाँ रोजगार नहीं लेता। लोडसर सरपंच ने कहा 1000 आदमियों का रोजगार छिन जाएगा। हमने उनसे सूची मांगी कि भाई अगर आप 1000 आदमियों की बात करते हो, मेरे गांव के कितने आदमी जिनको आपने रोजगार दे रखा है, आप हमें वो सूची प्रदान कर दें ताकि हमें पता लगे। हम भी चाहते हैं हमारे लोगों को रोजगार मिले, गरीब लोग हैं, इनका घर भरे, इनके पास धन धान्य की व्यवस्था हो सके, तो आप बता दें। उनके पास कोई सूची अवेलेबल नहीं। मैंने मांगा था उनसे और मुझे खुद पता है कि हमारे गांव का कितना रोजगार दिलाना चाहते हैं हम बिल्कुल हमारे गांव के लोगों को। और वो रोजगार हम पर्यटन के माध्यम से दिलाना चाहते हैं। हमने जो हरितिमा ढाणी हमने जो परिकल्पना की है, उस हरितिमा ढाणी में न केवल हमने 14,000 पेड़ लगाए, बल्कि हमने 500 महिलाओं को जोड़ा है। 500 महिलाओं को जोड़ने का मतलब हुआ कि 500 परिवारों को हम रोजगार देना चाहते हैं। हरितिमा ढाणी के नाम से हम ब्रांड बना रहे हैं, हरितिमा ढाणी के नाम से हम एक पर्यटक स्थल बना रहे हैं। चूँकि बहुत सारे पर्यटक, धार्मिक पर्यटक, प्रवासी पर्यटक, विदेशी पर्यटक छापर पास ही में ताल छापर आते हैं, यहाँ डूंगर बालाजी आते हैं, आसपास के पूरे एरिया में आते हैं। आप ये देखिए तालाब चारों तरफ अगर आप घुमाएंगे, प्रकृति से सुंदरता से भरपूर ये तालाब आपको दिखाई देगा। पर्यटक यहाँ आते हैं, बड़े खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है जहाँ प्रकृति जिंदा हो। जिंदा प्रकृति को मारने के लिए हजारों कातिल यहाँ पर नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं, जो कि इस जिंदा प्रकृति को खत्म करना चाहते हैं। हम इस प्रकृति को एक ऐसा स्वरूप देना चाहते हैं ताकि उसके साथ में हमारा जीवन यापन भी सुंदर हो सके। हमारी महिलाएं जो हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम बनाती हैं, जो उनकी स्किलनेस है, जो उनकी प्रतिभा है, उन सब को हम हरितिमा ढाणी ब्रांड के नाम से, हमारी सब्जी यहाँ पर बहुत फेमस है, गोपालपुरा की मीठी सब्जी, वो इस तालाब के कारण फेमस है। क्योंकि इस तालाब के आसपास में 10 ही फुट पे पानी है, तो बाड़ियाँ चलती है, उनमें मीठी सब्जी उगती है बिना केमिकल की। ये सब्जी बहुत फेमस है। इस सब्जी को भी हम हरितिमा ढाणी ब्रांड के से नाम से हम ये जो है बाज़ार में देना चाहते हैं। क्योंकि बाज़ार में जब आप जाते हो तो बाज़ार के जो रीति रिवाज है, रूल्स रेगुलेशंस है, उन्हें आपको फॉलो करना होता है। वहाँ आजकल ब्रांड चलता है, आप सिंपल कोई चीज़ ले जाके बेच नहीं सकते, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वक़्त नहीं होती। तो इस तरह का हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसके लिए हमें प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है।
हमें जिला प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है, हमारे विधायक महोदय ने हमें पूरा सहयोग किया है और साथ ही राज्य सरकार भी हमें पूरा सहयोग कर रही है। नरेगा के माध्यम से, जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि नरेगा में सिर्फ महिलाएं बैठी रहती हैं, पैसा लेती हैं, घर चली जाती हैं, हमारी महिलाएं पूरी मेहनत कर रही है। मेहनत के साथ उन्होंने पूरी 144 बीघा की ज़मीन को स्वर्ग बनाया है। न केवल वहाँ बल्कि यहाँ पूरे गांव के अंदर मेहनत करके वो इसे सुंदर बना रही हैं, ताकि न केवल हरितिमा ढाणी बल्कि पूरा गांव हमारा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो, ताकि लोग यहाँ आए, देखें, ग्रामीण जीवन भी देखें, प्रकृति का जीवन भी देखें और यहाँ आनंद ले सकें कि प्रकृति को अपने हृदय में, अपनी धड़कनों में उसकी आवाज़ को, उसकी सुरगम को, उसकी सुर ताल लय को सुन सकें और वे समझ सकें कि पंचभूतों से ये प्रकृति बनी है, पंचभूतों से ही हम स्वयं बने। हमारा और प्रकृति का अगर मिलन नहीं होगा तो हम जीवन का स्पंदन, जीवन का आनंद, जीवन का वैभव जिसके लिए हमने जन्म लिया उसे हम सुन नहीं सकते। उसकी जो ये आर्टिफिशियल जो कृत्रिमता है उसमें जिसको हमने खो दिया है, उस नूर को वापस लेने का अनुभव हम यहाँ इस धरती पर ले सकें, आचार्य द्रोण की धरती पर ले सकें, वो सारा हमारा प्रयास है। और इस प्रयास में मुझे पता है कि श्री बालाजी महाराज हमारे साथ है तो हम बिल्कुल सफल होंगे जिस प्रकार से ये कार्य चल रहा है। तो रोजगार की बात तो पर्यटन के साथ में हमने बिल्कुल शुरू कर दी है। मैं चाहती हूँ कि, मैं भी समझती हूँ कि आधारभूत सुविधाओं से विकास नहीं होता, विकास तभी होगा जब हम लोगों को रोजगार दे सके। और खननकर्ताओं के द्वारा किसी प्रकार का कोई रोजगार यहाँ के लोगों को नहीं दिया जा रहा। हाँ, बुराइयां अवश्य दी जा रही है, हर परिवार को वो तोड़ते हैं, युवाओं को वो काम लेते हैं और फिर काम लेके उन्हें छोड़ देते हैं, जीवन भर की परेशानियों के साथ छोड़ देते हैं, उनकी महिलाओं का वो यूज़ करते हैं, बहुत ही गलत तरीके से वो किसी भी बस्ती के अंदर घुसकर एक तरह से बुराइयों का ही उत्पादन करते हैं। इसलिए हम खनन माफियाओं से दूर रहना चाहते हैं और अपने गांव को तो स्पेशली दूर रखना चाहते हैं। आसपास के गांवों के लोग उस दिन आए थे, हमने उनसे स्पष्ट कहा कि आप अगर अपने गांव के अंदर खनन करते आप जाने, हमें कोई मतलब नहीं। मुझे मेरे गांव गोपालपुरा सूरवा से मतलब है, जहां की मैं जनप्रतिनिधि हूं, मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं, लेकिन इन जो हमारे जनता है, जो मेरे लोग हैं, उन लोगों की भलाई के लिए मैं खड़ी हूँ, उनके विश्वास पे मैं खड़ी हूँ और उनके विश्वास को हम कायम पूरी जोर, पूरी कोशिश से कायम रखेंगे, ये मैं आपको कह सकती हूँ। जी, तो ये था हमारा खास वीडियो गोपालपुरा सरपंच सविता जी राठी के साथ, जिन्होंने इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखी और आखिरकार वो सभी बातें हमारे सामने स्पष्ट कही जो ताल छापर अभ्यारण्य में हुई जन सुनवाई के दौरान जो विवाद हुआ, वहां पर जो बातें हुई, वो सभी बातें वो उन्होंने जनता के सामने कही। मैं आशा करती हूं कि आप सभी भी प्रकृति को बचाने का प्रयास करेंगे और इसी तरह के अलग अलग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार।